नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग गोदान की ग्रामीण कथा वस्तु की घटनाओं को समझा रहे थे और ग्रामीण कथा के उत्तरार्ध की कथा वस्तु तक हम पहुंच गए थे। इस पूरे उपन्यास में ग्रामीण कथा वस्तु की अधिकता है और इसी कारण होरी और होरी जैसे किसानों की आर्थिक स्थिति को, उनकी परेशानियों को, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनके शैक्षिक स्थिति को प्रेमचंद जी इस उपन्यास में विस्तार से बताते हुए ग्रामीण कथा की अधिकता पर बल देते हैं। उन्होंने इसके लिए होरी के परिवार की मुख्य कथा को चुना है और जैसा कि उपन्यास के प्रारंभ से हम देखते हैं कि होरी के मन में गाय पालने की एक छोटी सी अभिलाषा थी। वह अभिलाषा महत्वाकांक्षा बनती है। एक सामान्य किसान की तरह से एक छोटा सा स्वप्न होरी का देखा गया, जिसको वह साकार करना चाहता है कि उसके घर के आगे गाय बंधी हो। गाय की अभिलाषा जैसे ही पूरी होती है, उस अभिलाषा के कुछ ही दिनों बाद गाय की मृत्यु हो जाती है। फिर उस पर कर्ज बढ़ जाता है। फिर उसके पश्चात गोबर का झुनिया से विवाह करना, पंचों द्वारा डांड लगाना, फिर होरी का बार बार ऋण लेना, पंचों के द्वारा, नोखेराम के द्वारा, पंडित दातादीन के द्वारा, कारिंदों के द्वारा लगातार होरी पर ऋण लगाया जाता है। उसे अपने छोटे छोटे कामों के लिए, पैसे के लिए महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है और बदले में वह अपने ज़मीन का एक एक टुकड़ा करके उनके पास गिरवी रख देता है और परिणाम यह होता है कि होरी की स्थिति एक किसान से मजदूर के रूप में परिणत होती हुई दिखलाई पड़ती है। इस पूरे उपन्यास में, उपन्यास के प्रारंभ में कुछ ही क्षण जब धनिया और होरी की बातचीत है, उसमें तो थोड़ा सा हास परिहास दिखलाई पड़ता है और उसके पश्चात होरी के परिवार में और होरी की स्थितियां दिनों दिन आर्थिक स्थितियां गिरती ही चली जाती हैं और दिनों दिन वह दयनीय होता चला जाता है। वह जितना संघर्ष करता है, उसका परिवार जितना संघर्ष करता है, उस संघर्ष के बदले उसे आर्थिक रूप से इतना कम पैसा मिल पाता है कि वह मजदूरी करके केवल अपने बेटी, अपनी पत्नी, उसका पेट ही पाल पाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ उसके पास नहीं रहता। वह चाहता है कि जितनी बची हुई ज़मीन उसके पास है, उस पर वह खेती करे और खेती करके वह कुछ कमाए ताकि अपने परिवार के लिए वह साल भर का अनाज रख पाए और थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए। लेकिन होरी की यह निश्चिंतता, संतुष्टि या निश्चिंतता उसकी नहीं हो पाती। उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की लड़ाई में सदैव उसकी हार ही हार होती जा रही है। वह बिना हिम्मत हारे परिस्थितियों से संघर्ष करता रहता है और करते करते उपन्यास के उत्तरार्ध की कथा वस्तु में होरी के सामने सोना के पश्चात रूपा के विवाह का प्रश्न है। अब उसे ऐसा लगता है कि गोबर अपने परिवार के साथ शहर जाकर बस गया है, सोना भी अपने वैवाहिक जीवन में खुश है, धनिया और होरी दोनों लोग मेहनत करते हैं और साथ में रूपा भी मेहनत करती है और 2 जून की रोटी वे लोग उपलब्ध करवा पाते हैं। इधर रूपा के विवाह को लेकर के होरी और उसकी पत्नी धनिया काफ़ी चिंतित है। अब वह क्या करे, क्योंकि
अब कहाँ से उधार ले पैसा, उसके पास ज़मीन इतनी कम बची है, रुपए मिलने की कहीं से कोई आशा नहीं है। वह मन ही मन आत्मनिरीक्षण करते हुए भी कहता है कि उसकी कभी नीयत भी खराब नहीं हुई, उसने कभी कोई अधर्म भी नहीं किया, उसने ऐसी कोई बुराई भी नहीं की, उसने ऐसी कोई बड़ी चाहना भी नहीं रखी कि उसकी अभिलाषा पूरी हो, उसने कभी किसी को धोखा न दिया। अब उसके पास केवल 3 बीघा ज़मीन है जो उसकी संपत्ति का आधार है। अब इस 3 बीघा ज़मीन को वह बचाता रहता है और कोशिश करता है कि महाजनों की नज़र उस पर न पड़े, लेकिन उसके खेतों पर संकट आ पहुंचता है। 3 साल से लगान बाकी रहने के कारण नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया है। कहीं से रुपए मिलने की कोई आशा नहीं है। उसे लगता है कि ज़मीन उसके हाथ से निकल जाएगी और शेष जीवन उसे मजदूरी करके ही काटना होगा। मजदूरी करने की कल्पना होरी के लिए बहुत भयानक है। वह इन विचारों में ही चलता रहता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तभी गांव के पंडित दाता दीन उसके घर आते हैं और दाता दीन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास राम सेवक का प्रस्ताव लेकर आया हूँ तुम्हारी बेटी रूपा के विवाह के लिए। होरी और धनिया राम सेवक को ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन दाता दीन उन्हें बताते हैं कि राम सेवक ज़मींदार है, उसके पास खूब ज़मीन है, वह अधेड़ उम्र का है, वह रूपा से विवाह करेगा तो बदले में तुम्हें पैसे भी दे देगा, तुम्हें अपने खेत भी ऋण पर नहीं रखने पड़ेंगे और तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा। दाता दीन जब ये प्रस्ताव रखते हैं तो होरी इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं महाराज, मैं ये कैसे कर लूँ, कहाँ मेरी फूल सी बच्ची रूपा और कहाँ वह अधेड़। लेकिन होरी दाता दीन को कहता है कि वह सोच करके बताएगा। दाता दीन के चले जाने के बाद धनिया से वह कहता है कि राम सेवक का प्रस्ताव लेकर के आए थे रूपा के ब्याह के लिए और उन्होंने ये कहा है कि बदले में राम सेवक पैसे भी देगा और रूपा के ब्याह का पूरा खर्चा उठा लेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। होरी को लगता है, धनिया को लगता है, 4-5 दिन दोनों वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। फिर पता चलता है, होरी को लगता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह अपनी बेटी को बेच देगा। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह कहता है कि नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, यह उसके लिए बड़ा धर्म संकट का समय है। धनिया उसे कहती है कि हम लोग किसी दूसरे वर पर विचार करें, हम अभी राम सेवक के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन दोनों लोग 3-4 दिन सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम राम सेवक से ही ब्याह कर दें, क्योंकि जो भी उस बेटी के, जो भी रूपा के जीवन में, भाग्य में यदि सुख लिखा है तो वहाँ वह सुख उठाएगी और अगर सुख नहीं है तो उसे नहीं मिल पाएगा। अपने मन को समझाता है और फिर दाता दीन से कहता है कि ठीक है, राम सेवक से मैं अपनी बेटी रूपा का विवाह कर दूंगा। राम सेवक से रूपा का विवाह तय करने के पश्चात होरी घर से बाहर नहीं निकलता। उसे ऐसा लगता है कि वह अब जीवन संग्राम में हार गया है, उसने अपनी बेटी को बेच दिया है। विवाह का मुहूर्त ठीक होता है, अपनी पत्नी को कहता है कि गोबर को भी बुलाना होगा, गोबर को भी चिट्ठी लिख देते हैं। धनिया कहती है कि ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना दायित्व तो निभा लेते हैं, गोबर आए न आए इसकी कोई यह आवश्यक नहीं कि वह आए या ना आए।
तैयारी होती है। गोबर अपनी पत्नी झुनिया को लेकर तैयारी करके आता है और देखता है कि धनिया और होरी दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है, दोनों बहुत वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। घर का हिस्सा गिरने का हो गया है। द्वार पर केवल एक ही बैल बंधा हुआ है। मेहनत अनाज दादा जितना करते हैं उसी से ही सब कुछ हो रहा है। खेत खलिहानों में अनाज नहीं है। गोबर ने जब अपने माता पिता की यह दशा देखी तो उसने अपने माता पिता से कहा कि अब आपको मज़दूरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं महीने की किश्त बांध दिया करूँगा और उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। होरी ने दाता दीन से राम सेवक के द्वारा दिए हुए रुपए तो ले लिए, लेकिन होरी का अब हाथ काँप रहा है। वह सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। ऐसा लगता है जैसे वह अपमान के गड्ढे में गिर गया है। रूपा का ब्याह हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ, गाजे बाजे से। राम सेवक बारात लेकर के आए और रूपा अपने घर को रवाना हुई। ब्याह संपन्न होने के पश्चात गोबर ने भी जाने के लिए कहा। इस बार झुनिया अपने सास ससुर के पास है, गोबर चला गया है। इस बार जब गोबर गया तो होरी उसे गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए आया। जो होरी राम है मन ही मन बहुत कमज़ोर हो गया है। होरी को ऐसा लगा कि अब की बार जब गोबर लौट कर आएगा तो हो सकता है कि उसे अपने पुत्र के दर्शन न हो पाएं। होरी फिर अपनी बेटी के ब्याह के पश्चात अपनी पत्नी और अपने पोते और काम करने के लिए खेत खलिहान पर जाने लगा। होरी जेठ की तपती दोपहरी में काम कर रहा है। उसे लू लग गई है और लू लगने के पश्चात वह बीमार हो गया है। बीमार होने के पश्चात धनिया उसकी देखभाल करती है, इमली का पन्ना पिलाती है। दवा दारू के पैसे तो उनके पास है नहीं। होरी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इसी बीच जब उसकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन का अब अंतिम क्षण है। इसी बीच एक और घटना घटती है कि होरी का भाई हीरा, जिसने गाय को जहर दे दिया था, वह आया और अपने बड़े भाई होरी के पैरों में गिर कर के माफ़ी मांगने लगा। कहा कि दादा मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। होरी को लगता है कि अब उसके जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं खत्म हो गई हैं। अब उल्लास का क्षण है, अब उसकी विजय ही विजय है। और वह देखता है कि इस तपते बुखार में भी उसके मन में संतुष्टि है। धनिया आकर पूछती है कि तुम्हारा जी कैसा है, तुम ठीक तो हो? होरी अस्थिर आँखों से उसे देखता है और कहता है कि क्या गोबर आ गया है? देखा कि गोबर तो अभी शहर ही गया था। धनिया देखती है कि उसे इतनी लू लग गई है कि वह अचेत हो रहा है। होरी की मृत्यु समीप आ जाती है। आंखें खोलता है और धनिया को वह कहता है, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। रो मत धनिया, ये सब अब मुझे मरने दे। यह कह कर के होरी की आंखें बंद हो जाती हैं। सारा गांव जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और धनिया रोती बिलखती होरी के पास बैठी हुई है। इतने में पंडित दाता दीन आते हैं और कहते हैं, और भाई कहता है कि भाभी दिल कड़ा करो, दादा का गोदान करवाओ, दादा की अब मृत्यु हो गई है। फिर दाता दीन की आवाज़ आती है और कहते हैं कि गोदान करवाना है, यही सही समय है। धनिया बेचारी यंत्रवत उठती है। आज जो सुतली बेची थी उससे 20 पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ में रखकर दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खा करके गिर पड़ती है और ग्रामीण कथा वस्तु और उपन्यास की कथा वस्तु का समापन होता है। तो विद्यार्थियों, यह ग्रामीण कथा वस्तु थी जिसे हमने संपूर्ण करवाया। धन्यवाद।